हेलो एवरीवन, मैं विपिन एक बार फिर आपके सामने और आज मैं लेकर आया हूँ लेक्चर नंबर 128 ऑन स्मार्ट रीड वोकैब। हमेशा की तरह आज के इस लेक्चर में मैं डिस्कस करने वाला हूँ स्मार्ट रीड ड्रिल नंबर 128 में जो पैसेज हमने आपके लिए पिक किया इंग्लिश लैंग्वेज का, उसके डिफिकल्ट कॉम्प्लेक्स इंपॉर्टेंट वर्ड्स, फ्रेजेस, ईडियम्स या फिर फ्रेजल वर्ब्स को। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और आज का पहला ईडियम है आपके सामने, जस्ट बिट। हाँ जी, लूज स्लीप ओवर समथिंग, यानी कि अपनी नींद उड़ा लेना। खास करके जब आप किसी चीज़ की चिंता करते हैं बहुत ज़्यादा, तब आप इस इडियम को यूज़ करते हैं। रेफरेंस क्या लिखा है? इन इज़राइल द राइट विंग प्रिविलेजेस इट्स राइट टू लैंड एंड लाइवलीहुड एंड डज नॉट लूज स्लीप ओवर द लॉस्ट लाइव्स ऑफ पैलेस्टीनियन चिल्ड्रन। ओके, क्या मीनिंग है जो मैंने अभी डिस्कस किया? लिखा हुआ है यहाँ पे, वरी अबाउट समथिंग, किसी बात की चिंता करना। ठीक है, बहुत ईजी है, जो वर्ड्स हैं उन्हीं से समझ में आ रहा है। एग्जाम्पल्स लिखे हुए, बोर्ड एग्जाम रिजल्ट्स, मैनी स्टूडेंट्स इन इंडिया लूज स्लीप ओवर देयर बोर्ड एग्जाम रिजल्ट्स गिवन द सोसाइटल प्रेशर टू सिक्योर हाई मार्क्स फॉर फ्यूचर एकेडमिक अपॉर्चुनिटीज़। जो बच्चे होते हैं बोर्ड एग्जाम जो देते हैं, रिजल्ट्स के टाइम पे उनकी रातों की नींद उड़ जाती है, बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं वो इस बात की कि पता नहीं मार्क्स कितने आएंगे, हायर मार्क्स हमारे आएंगे या नहीं आएंगे, क्योंकि आगे के जो करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनके लिए उनको अभी से टेंशन होती है। और ये बोर्ड एग्जाम स्टूडेंट्स के लिए साथ नहीं, हर एक एग्जाम एस्पिरेंट के साथ, जो भी किसी भी एग्जाम में बैठते हैं, जब रिजल्ट आ रहा होता है तो उनकी रातों की नींद उड़ जाती है। ठीक है, राइजिंग इन्फ्लेशन, द मिडिल क्लास इज लूजिंग स्लीप ओवर राइजिंग इन्फ्लेशन विच हैज़ इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ एसेंशियल्स लाइक ग्रोसरीज एंड फ्यूल, यानी कि जो मिडिल क्लास है उसकी नींद उड़ी हुई है या उड़ रही है इस टाइम पे, क्योंकि महंगाई तेजी से बढ़ रही है। ठीक है, आई होप आपको क्लैरिटी आई हो। चार और एग्जाम्पल्स हैं, इनको भी पढ़ते हैं। शी डिडंट लूज स्लीप ओवर द क्रिटिसिज्म, यानी जो क्रिटिसिज्म हुआ उसके ऊपर उन्होंने कोई चिंता नहीं जताई। एज शी न्यू हर वर्क वॉज वेल रिसर्च्ड, क्योंकि उनको पता था कि उनका जो काम है बहुत गहराई पे किया हुआ है, वेल रिसर्च्ड है, तो उनको कोई टेंशन नहीं थी क्रिटिसिज्म को लेके। आई ऑफन लूज स्लीप ओवर माइनर इश्यूज, मैं अक्सर छोटी छोटी बातों पे अपनी नींद उड़ा लेता हूँ या चिंता करता हूँ, इवन इफ दे आर्ट वर्थ वरिंग अबाउट, ये भी सही है। ही डिसाइडेड टू लूज स्लीप ओवर द ब्लैंकेट, डजंट मेक एनी सेंस। ही डिडंट लूज स्लीप ओवर द मिस्ड अपॉर्चुनिटी नोइंग अनदर वन वुड कम सून, उन्होंने मिस्ड अपॉर्चुनिटी के ऊपर चिंता नहीं जताई क्योंकि उनको पता था कि एक और आ जाएगी। सो बिल्कुल सही है सेंटेंस। आगे बढ़ते हैं। सिनोनिम्स की बात करें तो वरी, स्ट्रेस, कंसर्न, हाँ, चिंता करना किसी बात की, विचार करना उस पर। एंटोनिम्स, रिलैक्स, इग्नोर, श्रग ऑफ, कंधे उचकाना, जनरली किसी बात को नज़रअंदाज करना, ओवरलुक करना, अवॉइड करना, उसको श्रग ऑफ बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज प्री एमिनेंट। एमिनेंट मतलब प्रसिद्ध, विख्यात, और प्री लगा दिया अपने आगे उसके, आपने उसके आगे, तो ये हो गया सुविख्यात, यानी उससे भी ऊपर, सर्वश्रेष्ठ हिंदी में एक वर्ड होता है। रेफरेंस क्या लिखा है? द नेशंस प्री एमिनेंट पार्टी इज बैक टू द कोर ऑफ इट्स आइडियोलॉजिकल एग्जिस्टेंस विद वेंजेंस। ओके, प्री एमिनेंट, सरपासिंग ऑल अदर्स, सबसे ऊपर हो जाना, वेरी डिस्टिंग्विश्ड इन सम वे। अगर हम सिंगर्स की कम्युनिटी की बात करें तो लता जी, और क्रिकेटर्स में बात करें तो सचिन तेंदुलकर, और अगर इंटरनेशनल क्रिकेटर्स में बात करें तो डॉन ब्रैडमैन, इन सब को हम बोल सकते हैं प्री एमिनेंट। ठीक है, एग्जाम्पल्स लिखें। इसरोज अचीवमेंट्स इन स्पेस एक्सप्लोरेशन, इसरो हैज एस्टैब्लिश्ड itself as a preeminent organization in space exploration, बिल्कुल सही बात है। दूसरा एग्जाम्पल, सचिन तेंदुलकर, जो मैंने अभी कोट किया, सचिन तेंदुलकर इज सेलिब्रेटेड एज द प्रीएमिनेंट बैट्समैन ऑफ इंडियन क्रिकेट, होल्डिंग न्यूमरस रिकॉर्ड्स दैट रिमेन अनमैच्ड, बिल्कुल सही बात है, सुविख्यात। जस्ट अ बिट गाइस, चार और एग्जाम्पल्स हैं, इनको भी पढ़ते हैं। आइंस्टीन इज रिगार्डेड एज अ प्रीएमिनेंट फिजिसिस्ट ड्यू टू हिज ग्राउंड ब्रेकिंग थ्योरीज, बिल्कुल सही बात है। द प्रीएमिनेंट आर्टिस्ट रिसीव्ड ग्लोबल रिकग्निशन फॉर हर वर्क, पूरे विश्व में उनको पहचान मिली। द कंपनीज प्री एमिनेंट पोजिशन इन द मार्केट इज ड्यू टू इट्स इनोवेटिव प्रोडक्ट्स, कोई कंपनी है उसकी जो पहचान है वो क्यों सबसे ऊपर है? क्योंकि उसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो इनोवेटिव है, बिल्कुल सही है। हिज प्री एमिनेंट एटीट्यूड ड्यूरिंग द डिबेट एलिनेटेड द ऑडियंस, डज मेक एनी सेंस, को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। सिनोनिम्स की बात करें तो लीडिंग, फोरमोस्ट, सबसे आगे, प्रोमिनेंट, प्रसिद्ध, मेजर, मुख्य। एंटोनिम्स, इंफीरियर, ऑर्डिनरी, मीडियोकर, बिलो एवरेज जो होता है क्वालिटी में उसको हम मीडियोकर बोलते हैं। परफॉर्मेंसेस कैसी होती हैं? कभी कभार मीडियोकर, ठीक है, बिलो एवरेज। नेक्स्ट वर्ड इज गाइस वेंजेंस, अभी जो रेफरेंस पढ़ा था उसमें ये आया था। मीनिंग द एक्ट ऑफ हर्टिंग समवन इन रिटर्न फॉर समथिंग रॉन्ग दे डिड टू यू, कुछ आपके साथ गलत हुआ, अब आप उसका बदला ले रहे हैं, उसको बोलते हैं वेंजेंस, बेसिकली टेकिंग रिवेंज। हाँ, बदला लेना, टेकिंग रिवेंज। ठीक है, और हिंदी में बोलते हैं प्रतिशोध, एक वर्ड होता है, नाउन है ये वेंजेंस, और
हिंदी में हम बोलते हैं इसको प्रतिशोध। चलिए बढ़ते हैं आगे। एग्जाम्पल्स। इन द मूवी बाजीगर, शाहरुख खान्स कैरेक्टर टेक्स वेंजेंस ऑन अ पावरफुल बिजनेसमैन हु ruined his फैमिली। बाजीगर मूवी में शाहरुख खान ने एक पावरफुल बिजनेसमैन, आई बिलीव नाम था उनका मदन चोपड़ा मूवी में, और दिलीप ताहिल साहब जो हैं उन्होंने रोल प्ले किया था। उन्होंने पहले शाहरुख खान के जो पिताजी थे, उनसे उनका पूरा बिज़नेस हड़प लिया था, और फिर शाहरुख खान ने ये बाद में बड़े होकर बदला लिया, ठीक है? बाज़ीगर। आफ्टर आफ्टर द जलियांवाला बाग मैसेकर इन 1919, नरसंहार जो हुआ 1919 में, ऊधम सिंह टुक वेंजेंस बाय असैसिनेटिंग जनरल डायर's सुपीरियर माइकल ओडायर इन लंदन इन 1940। बिल्कुल, बहुत कह सकते हैं कि ये जो हुआ था मैसकर, बड़ा ही ये दुखद था, और उसका बदला लिया ऊधम सिंह जी ने, वेंजेंस लिया। कब? 1940 में लंदन में जाके, और जनरल डायर के जो सुपीरियर थे माइकल ओडायर, उनको गोली मारी थी, ठीक है? सो वेंजेंस यानी कि प्रतिशोध लेना। हाँ जी, 4 और एग्जांपल्स इनको पढ़ते हैं। आफ्टर बीइंग चीटेड इन बिजनेस, रवि प्लान्ड हिज वेंजेंस बाय एक्सपोजिंग हिज पार्टनर्स फ्रॉड टू द क्लाइंट्स। रवि को चीट किया गया, तो रवि ने क्या किया कि भाई जो पार्टनर था उसके फ्रॉड्स को क्लाइंट्स के सामने उजागर कर दिया, एक्सपोज कर दिया। बिल्कुल सही है। शी कुक डिनर विद ग्रेट वेंजेंस टू इम्प्रेस हर गेस्ट, डजंट मेक एनी सेंस, एब्सोल्युटली absurd. शी डिडंट स्पीक अ वर्ड बट द एंगर इन हर आईज क्लियरली शोड शी वाज थिंकिंग ऑफ वेंजेंस। उसने कोई मुंह से कोई शब्द नहीं निकाला, पर उसकी आंखों में जो गुस्सा था वो साफ साफ दिख रहा था कि वो बदले के बारे में सोच रही है। बिल्कुल सही है। When the kid's cycle was stolen, he scratched the thief's bike out of vengeance. किड की साइकिल, जो बच्चा था उसकी साइकिल चोरी हुई, उसको जब पता चला कि इसने चोरी की, जो जो थीफ था उसकी बाइक को उसने स्क्रैच किया बदले की भावना से, है ना? आउट ऑफ वेंजेंस। बिल्कुल सही है, बदले के माइंडसेट से। एग्जाम्पल, सॉरी, सिनोनिम्स पढ़ते हैं। रिवेंज, रेट्रिब्यूशन, प्रतिशोध, पे बैक, जैसे को तैसा उसको बोलते हैं। एंटोनिम्स की बात करें तो फॉरगिवनेस यानी कि माफ़ी, कंपैशन दया का भाव होना, रिकंसिलेशन यानी कि आप मेल मिलाप कर रहे हैं, पहले फाइट हुई अब आपने एक दूसरे से संधि कर ली, रिकंसिलेशन यहाँ पे हो गया, मेल मिलाप हो गया। सो ये एंटोनिम के तौर पे कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट वर्ड इज प्लॉय, योजना, और खास करके धूर्त वाली योजना, हाँ, जिसमें कुछ किसी का हित हो और किसी का नुकसान हो, उसको प्लॉय बोलते हैं। रेफरेंस, टुडे द यूएस वर्सेस थेम मैसेजिंग is a brutal reality across the world, and it is an electoral ploy that seeks to unite the majority by demonizing others. Demonize यानी सामने वाले को शैतान बना देना, राक्षस बना देना। ह्यूमनाइज, ह्यूमन की तरह सामने वाले को लेके चलना, और डीमोनाइज हो गया कि आपने सामने वाले को बिल्कुल राक्षस के तौर पे पेश किया। डीमोनाइजिंग अदर्स कि ये सब बुरे हैं, ठीक है? हम बात कर रहे थे प्लॉय की। क्या मीनिंग है प्लॉय का? A cunning plan or action designed to turn a situation to one's own advantage. एक धूर्तता भरा हुआ प्लान, योजना, ऐसी योजना जिसमें आपको पता है कि आपका फायदा होगा और सामने वाले का नुकसान होगा, उसको प्लॉय बोलते हैं। हाँ जी, बिल्कुल समझ में आ रहा है आपको? हाँ जी, ये देखो, परफेक्ट एग्जाम्पल। ये महाभारत में जो कैरेक्टर हैं शकुनी मामा, हमेशा इनकी जो कार गुजारी रहती थी वो ये रहती थी कि ये हमेशा पांडवों का नुकसान पहुंचाने की बातें करते थे, और ऐसी ट्रिक्स यूज़ किया करते थे, या बोलते थे दुर्योधन को यूज़ करने के लिए कि ऐसा कर लो तो ऐसा हो जाएगा, तुम्हारे फायदे की चीज़ हो जाएगी और सामने वाले का नुकसान हो जाएगा। सो ही वॉज गुड एट क्रिएटिंग प्लॉयज, हाँ, अलग अलग टाइम पे। और जो द्रौपदी वाला जो चीरहरण हुआ था, उससे पहले जो पूरा जो कहते हैं ना चौपड़ जो खेला गया था, उसमें किस तरीके से हमेशा यही जीत रहे थे, तो ये पूरा प्लॉय था, पहले से सेट था। इनको इनके पास स्किल थी कि जो चाहें उस टाइप के नंबर्स आते थे। तो पहले युधिष्ठिर को किस तरीके से कन्विंस किया कि खेल लो खेल लो खेल लो, और उसके बाद एक एक करके सारी चीज़ें अपने नाम करवाते जा रहे थे। तो हम बोल सकते हैं कि शकुनी पूरी तरीके से प्लॉय के सिनोनिमस हैं। जब भी याद आए प्लॉय तो शकुनी का नाम दिमाग में आना चाहिए, शकुनी मामा का, ठीक है? एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं। इलेक्शन कैंपेन स्ट्रेटजीज, पॉलिटिकल पार्टीज ऑफन अनाउंस लास्ट मिनट लोन वेवर्स एज अ प्लॉय टू अट्रैक्ट रूरल वोटर्स ड्यूरिंग इलेक्शंस। हमने देखा है पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, जो पावर में होती हैं, इलेक्शन के का जो टाइम होता है ना, बिल्कुल उसके पास जब आ जाता है, जैसे 5 साल की गवर्नमेंट है, उसमें 1 साल रह गया, 6 महीने रह गए, तो वो तुरंत ऐसे काम करेंगे जिससे जो जनता है वो फेवर में आ जाए। लोन माफ़ कर दिए आपके,
हाँ, जितना भी आपके ऊपर लोन था वो सब माफ़ कर दिए और राशन बाँटने लग गए फ्री में। ये सारी चीज़ें कब होती हैं? बिल्कुल एंड में। कोई योजना बहुत टाइम से चल रही है, वो लास्ट के 6 महीने में या 1 साल में पूरी होगी, ताकि जो जो जनता है उसके दिमाग में ये रहे, अरे हाँ, इसी गवर्नमेंट ने तो काम कराया है, तो इसी को वोट देना चाहिए, इसी को पावर में वापस लेके आओ, ठीक है? ये नहीं सोचते कि ये 3-4 साल से क्यों नहीं वो काम हो पाया, जो कि 6 महीने का था। सो इलेक्शन कैंपेन स्ट्रेटजीज़ में जो गवर्नमेंट्स हैं या जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो प्लॉय यूज़ करती हैं, ठीक है? बॉलीवुड मार्केटिंग, releasing controversial statements during a film's promotion is sometimes seen as a ploy to generate buzz and ensure higher box office collection। बिल्कुल सही बात है। जो मूवीज़ ऐसी होती हैं जिसमें कुछ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स होते हैं या कुछ कंट्रोवर्सीज़ होती हैं, उसके रिगार्डिंग जानबूझकर उनके जो अ, उसमें जो रोल प्ले कर रहे होते हैं, जो उनके डायरेक्टर होते हैं या एक्टर्स होते हैं, एक्ट्रेसेस होते हैं, वो अक्सर ऐसे स्टेटमेंट्स ओपनली दे देते हैं, जिससे कंट्रोवर्सीज़ खड़ी हो जाती हैं, है ना? वो प्लॉय होता है, मार्केटिंग टैक्टिक, ताकि लोग जो पहले अनअवेयर थे, वो भी अवेयर हों और फिर वो जाएँ मूवी देखने। कि देखो हम देखने जाते हैं कि यार एक्चुअली हुआ क्या? किस बात पे ये बहस हो रही है, ठीक है? सो प्लॉय। चलिए आगे बढ़ते हैं, 4 और एग्ज़ाम्पल्स हैं। हिज अपॉलजी सीम्ड लाइक अ प्लॉय टू अवॉइड पनिशमेंट रादर दैन अ जेन्युइन एक्ट ऑफ रिमोर्स। उसकी जो माफ़ी थी वो एक प्लॉय लग रही थी, एक ट्रिक लग रही थी, टैक्टिक लग रही थी, पनिशमेंट से बचने के लिए, ना कि एक जेन्युइन एक्ट ऑफ रिमोर्स कि पछतावा हो उसको, ये नहीं दिख रहा था, बस ये लग रहा था कि ये पनिशमेंट से बचने के लिए है, ठीक है? सही है ये। दे इम्प्लीमेंटेड अ क्लेवर प्लॉय टू आउटस्मार्ट देयर कंपेटिटर्स इन द मार्केट। सही है। अब यहाँ पे क्लाइवर लगाने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि प्लॉय में ऑलरेडी ये चीज़ होती है। सो थोड़ा-सा रिडंडेंट है पर हम इसको फिर भी ओके कर सकते हैं। द प्लॉय ऑफ द पेंटिंग डज़न्ट मेक एनी सेंस। पॉलिटिशियंस ऑफन यूज़ पॉपुलिस्ट प्लॉयज़ टू गेन फेवर अमंग वोटर्स, जो अभी हमने बात की। पॉपुलिस्ट जो काफ़ी मुख्य होते हैं, यानी जो पॉपुलर होते हैं, उनको हम पॉपुलिस्ट बोलते हैं, ठीक है? एज़ एन एडजेक्टिव। हुँ। सिनोनिम्स की बात करें तो टैक्टिक, स्कीम, ट्रिक, ये सारे सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी। सो ये सारे एंटोनिम्स के तौर पे कंसीडर किए जाएँगे। नेक्स्ट वर्ड इज़ डिन। रेफरेंस क्या है डिन का? ग्रैंड विजन्स ऑफ लिबरेशन, रेवोल्यूशन, सोशल एंड इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन और जस्ट प्लेन जस्टिस आर ड्राउन्ड इन दिस डिन ऑफ ट्विटर, नाउ एक्स, थ्रेड्स एंड विजुअल डिरेंजमेंट्स। विजुअल डिरेंजमेंट्स बेसिकली एक फ्रेज़ होता है और इसका मतलब होता है जब आँख से आपको ठीक से दिखाई ना दे, धुंधला दिखाई दे, लेटर्स इधर-उधर हो जाएँ। जनरली जब सिर पे चोट लगती है या कोई आपको थप्पड़ मार दे और फिर आपको अचानक से देखना पड़े तो चीज़ें इधर-उधर हो जाती हैं ना, हिल जाती हैं सारी चीज़ें, डिरेंजमेंट्स। सो विजुअल डिरेंजमेंट उसके कॉन्टेक्स्ट में। पर यहाँ जो बात लिखी हुई है, वो ये लिखी हुई है कि जो मुद्दे हैं मेन लिबरेशन को लेके, रेवोल्यूशन को लेके, सोशल एंड इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन को लेके या फिर जस्टिस न्याय को लेके, ये सब डूब जाते हैं ट्विटर के थ्रेड्स में, या आप कह सकते हैं कि जो आप रील्स देखते हैं यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, ये सब उनमें कहीं दब जाते हैं। हमारा पूरा ध्यान इन सब चीज़ों में चला जाता है, फालतू की चीज़ों में। जो मेन मुद्दे हैं वो सतह पे नहीं आ पाते, उन पे बात नहीं हो पाती, ठीक है? और हम बात कर रहे थे डिन की। डिन अ लाउड, अनप्लेजेंट एंड प्रोलॉन्ग्ड नॉइज़, यानी ये सब नॉइज़ है और लगातार रहने वाला नॉइज़। आप निकल ही नहीं पाते उस जाल से, माया जाल उसको बोलते हैं। एक एक रील देखी, दूसरे पे चले गए, तीसरे पे चले गए, चौथे पे चले गए, वो बेसिकली आपको एंटरटेन कर रहे होते हैं और फिर आप मेन मुद्दों से हट जाते हैं, आप अपनी पढ़ाई को भूल जाते हैं, ठीक है? सो डन यानी अ लाउड, अनप्लेजेंट एंड प्रोलॉन्ग्ड, बहुत लंबे समय का नॉइज़। लिटरल तो कॉन्टेक्स्ट ये हो गया और जो फिगरेटिव मैनर में जो बात मैंने समझाने की कोशिश की हो, आई होप आपको समझ में आई हो कि डिन का क्या मतलब हुआ। अब यहाँ पे अब देखें लिटरल कॉन्टेक्स्ट में ये सब इतना शोर हो रहा है और लंबे समय का शोर है, लगातार हॉर्न बज रहे हैं, लाउड स्पीकर पे म्यूज़िक चल रहा है, गाड़ियों की आवाज़ है, कंस्ट्रक्शन की आवाज़ है। सो लॉन्ग शोर-शराबा उसको आप बोलेंगे दिन, ठीक है? बहुत लंबे समय तक चलने वाला। द din of the construction work made it impossible to concentrate, बिल्कुल सही है। The din in the forest at night was calming and serene। अब ये ऑपोजिट बातें हैं, सो हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। The teachers struggled to speak over the din of the noisy classroom। जो शोरगुल हो रहा था, शोर-शराबा हो रहा था, उसमें जो टीचर हैं उनको बात करने में काफ़ी कठिनाई हुई, बिल्कुल सही है। The marketplace was filled with the usual din of vendors and customers, बिल्कुल सही है ये भी। हुँ? सिनोनिम्स की बात करें तो क्लैमर, कैकोफोनी, कैकोफोनी कर्कश आवाज़ों का जो एक तरीके से जब बहुत सारे लोग एक साथ बोल रहे हो तो कैकोफोनी, यानी वो पूरा एनवायरनमेंट कैसा हो जाता है कर्कश, कुछ नहीं समझ में आ रहा। सब
आवाज़ें ही आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। टिमल्टस हम पढ़ चुके हैं प्रीवियसली किसी लेक्चर में, सेम वही मीनिंग है। और एंटोनिम्स की बात करें तो साइलेंस, विस्पर, क्वाइट, शांति, ये सारे एंटोनिम्स के तौर पे कंसीडर किए जाएंगे। नेक्स्ट अगेन इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है पार फॉर द कोर्स। पार बेसिकली होता है जो एक्सपेक्टेड हो। हमने क्रिकेट कमेंट्री में कई बार सुना होगा पार स्कोर बोलते हैं कमेंटेटर्स की, जो टीम खेल रही है वो पार स्कोर तक पहुंच गई, यानी कि एवरेज स्कोर जनरली जो यहाँ इस मैदान पे बन जाता है। ठीक है, पार फॉर द कोर्स का मतलब हुआ सम सॉरी पहले रेफरेंस पढ़ते हैं। सम एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स आर बीइंग सेड इन द इलेक्शन बाउंड स्टेट ऑफ झारखंड बट इट इज रिसीव्ड एज रूटीन कवरेज एज पार फॉर द कोर्स। जो मैंने बताया रूटीन, हाँ, नॉर्मल, एक्सपेक्टेड, स्टैंडर्ड। व्हाट इज नॉर्मल और एक्सपेक्टेड इन एनी गिवन सर्कमस्टांस, उसको हम बोलते हैं पार फॉर द कोर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। डिलेज इन गवर्नमेंट प्रैक्टिस और प्रोजेक्ट्स। डिलेज इन completing large scale infrastructure projects such as roads or metro construction are often par for the course in India। जो देरी हम देखते हैं अपने भारत में इन कामों में कि कोई मेट्रो प्रोजेक्ट चालू हो रहा है, वो सालों साल चल रहा है, 6-6 साल हो गए, 7-7 साल हो गए, बट वो मेट्रो कंप्लीट नहीं हो पाई उस शहर में। सो ये क्या है, ये सब पार फॉर द कोर्स है, यानी ये ऐसा ही है, इंडिया में ऐसे ही चलता है, एक्सपेक्टेड है। फेस्टिव सीजन प्राइस हाइक्स। Prices of gold and other essential commodities increasing during festivals like Diwali or Dhanteras is par for the course। Again, expected है कि भैया त्योहार आएंगे तो गोल्ड के दाम बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। ठीक है, और 4 एग्जांपल्स हैं। डिलेज ड्यूरिंग रश आवर्स आर पार फॉर द कोर्स व्हेन कम्यूटिंग इन अ बिग सिटी। आप बड़े शहर में आप जा रहे हैं और अगर आप सुबह 9 से 11 के बीच में ट्रैवल कर रहे हैं या शाम को 5 से 7 के बीच में ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको डिले होगा ही होगा, आप जाम में फंसेंगे ही फंसेंगे। सो ये पार फॉर द कोर्स है। ठीक है, जनरल है, आम बात है, सही बात है, ये सही सेंटेंस है। वर्किंग ओवर टाइम इज पार फॉर द कोर्स इन हाई प्रेशर कॉर्पोरेट जॉब्स, ये भी बिल्कुल सही बात है। The chef prepared a par for the course meal doesn't make any sense। Mistakes in the early stages of learning a new skill are par for the course। यानी जब आप कोई स्किल सीख रहे होते हैं और अर्ली स्टेज पे होते हैं तो डेफिनेटली आपसे गलतियां होंगी, वो पार्ट है। सो ये जो चीज़ है ये क्या है, मिस्टेक्स यहाँ पे अगर हो रही हैं तो ये क्या है, आर पार फॉर द कोर्स, यानी एक्सपेक्टेड है, आम बात है। सिनोनिम्स की बात करें तो टिपिकल, सामान्य, यूजुअल, नॉर्मल, एक्सपेक्टेड। एंटोनिम्स अनयूजुअल, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, सरप्राइजिंग, जो आश्चर्यचकित कर दे आपको, जो एक्सपेक्टेड ना हो वो हो गया सरप्राइजिंग। सो आई होप आपको क्लैरिटी आई हो पावर फॉर द कोर्स को लेके। दैट्स इट बच्चा पार्टी। अब आपको क्या करना है, यू नो वेरी वेल, हर एक जो हमने ईडियम्स पढ़े, 2 ईडियम्स थे और बाकी वर्ड्स थे, हर एक वर्ड और ईडियम पे बनाने हैं आपको अपने खुद के सेंटेंसेस, और इन सेंटेंसेस के कॉम्बिनेशन को एक सिंगल कमेंट के तौर पे ड्रॉप कर देना है इसी वीडियो लेक्चर के कमेंट सेक्शन में। अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं हमेशा बोलता हूँ सबसे ज़्यादा आप लर्न करते हैं। दूसरा काम, मैं अवेलेबल हूँ टेलीग्राम पे, दिस इज़ माय यूज़र नेम ऑन टेलीग्राम। जिन भी बच्चों ने स्मार्ट रीड कोर्स परचेज़ कर लिया है पर अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, अपना पेमेंट का स्क्रीनशॉट मेरे साथ शेयर करें और मैं शेयर करूँगा हमारे ग्रुप का लिंक आपके साथ। ग्रुप जॉइन करें बिकॉज़ एक्चुअल डिस्कशन, मेंटरशिप सब वहीं पर हो रही है, मैं हमेशा बोलता हूँ। तीसरा काम, पूरा लेक्चर आपने देखा, लेक्चर नंबर 128। अब आपको जाना है स्मार्ट रीड कोर्स के डैशबोर्ड पे और अटेम्प्ट करनी है स्मार्ट रीड ड्रिल नंबर 128। अटेम्प्ट करने के बाद आपको पिक करना है आपकी आरसी स्पीड क्या रही इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में और आपका आरसी लेवल क्या रहा। हमेशा की तरह दोनों के स्क्रीनशॉट्स लेके ड्रॉप कर देने हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, सो दैट आई कैन चेक, आई कैन असेस, आई कैन गेज योर परफॉर्मेंस एंड देन आई विल बी एबल टू हेल्प यू अकॉर्डिंगली। मैं विपिन आपसे मिलता हूँ एक नए लेक्चर में कुछ नए वर्ड्स के साथ। टेक केयर, बाय बाय।